हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। तो जैसा कि नोडल एनालिसिस क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं आपको सर्टेन स्टेप्स बताता हूँ कि अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे उसी ऑर्डर में स्टेप 1 2 3 4 करके, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनालिसिस करने में आपको, नोडल एनालिसिस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम इसको रूल वाइज लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि स्टेप वन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर गिवन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसकी आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, नोडल एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसमें अगर वोल्टेज सोर्सेज हैं तो आप इसमें क्या लिखिए, कन्वर्ट ऑल वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए कोई भी वोल्टेज सोर्स, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है सर्किट का और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए और बी के बीच में कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इस तरह से V, और ये रेजिस्टेंस लगा है R। ठीक, तो इस वोल्टेज सोर्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में, तो इन्हीं पॉइंट्स A और B के बीच में आप क्या करेंगे, एक करंट सोर्स लगा देंगे, ये I, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे R। ठीक, अब ये R तो वही R होगा जो यहां पे है, और करंट I जो है, I आपने ओम्स लॉ अपने 8th क्लास से पढ़ा होगा, तो I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R। तो सबसे पहले जितने भी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल हैं सर्किट के अंदर, उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, पहला स्टेप। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई कीजिए सारे डिफरेंट नोड्स को। ठीक है ना, इसमें स्टेप 2 में आइडेंटिफाई ऑल द डिफरेंट नोड्स। डिफरेंट नोड क्या होते हैं, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि वो नोड्स जिनके वोल्टेज अलग अलग हों, दे आर कॉल्ड डिफरेंट नोड। तो हम क्या करेंगे कि सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी डिफरेंट नोड अवेलेबल हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई डेटम नोड कर लीजिए, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड नोड, या रेफरेंस नोड। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। रेफरेंस नोड क्या होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है उसमें भाई बाकी वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कायदे से जो टेक्निकली सही टर्म है वो वोल्टेज डिफरेंस है ना। तो जब आप वोल्टेज डिफरेंस की बात करेंगे तो एक नोड की किसी दूसरे नोड के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो इसलिए आपको एक रेफरेंस नोड की जरूरत पड़ती है। अगर डेटम नोड है तो ठीक है, वहां पे वोल्टेज 0 है, दूसरे पे जितना है तो 10 - 0 0 हो गया। ग्राउंड नोड है तब भी वोल्टेज 0 है। रेफरेंस नोड मतलब कि किस एक नोड को हम रेफरेंस नोड मानेंगे, यानी उसके रिस्पेक्ट में दूसरे नोड पे कितना वोल्टेज ज्यादा है या कितना वोल्टेज कम है वो हम करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आप स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, स्टेप 4 में आप आप क्या करेंगे कि करंट चूज करेंगे। जैसे मेश एनालिसिस में, आप मेरी मेश एनालिसिस वाली वीडियो देखिए, उसमें हम क्या करते थे, मेश करंट चूज करते थे। यहां पे क्या करेंगे, ब्रांच करंट, यानी आर्बिट्रेरली सेलेक्ट ब्रांच करंट। और कहां पे हम सेलेक्ट करेंगे, उन ब्रांचों में जिसमें कोई करंट असाइंड नहीं है। अगर किसी ब्रांच में कोई करंट असाइंड है तो उसको जरूरत नहीं है उसमें दोबारा से करंट असाइन करने की। फिर उसके बाद स्टेप 5 में, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में आप सारे नोड्स के लिए,
ठीक है, आप लिखेंगे राइट किरचॉफ करंट लॉ, राइट केसीएल फॉर ईच डिफरेंट नोड। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि किसी भी नोड पे, नोड क्या होते हैं, मैंने अपने नेटवर्क टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में डाला हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचें आके मिल रही हो, तो हर डिफरेंट नोड के लिए हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका स्टेप 5। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टेप 6 में, जब आपने केसीएल इक्वेशन लिख लिया है तो सारे इसमें क्या करेंगे आप, सारी इक्वेशन में अप्लाई ओम्स लॉ। ठीक है, फॉर इन ईच इक्वेशन, हर इक्वेशन में आप ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए। अगर इन स्टेप्स को आप ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की नोडल एनालिसिस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गए आपके स्टेप 6 तक हम लोग पहुंच गए थे। अब स्टेप 7 में क्या करेंगे, स्टेप 7 में आप ये करेंगे कि जो ओम्स लॉ लगाने के बाद जो इक्वेशंस थी, ठीक है ना, स्टेप 7 में रीअरेंज करेंगे उन इक्वेशन को, रीअरेंज। ठीक है ना, जो हमारे पास नोडल इक्वेशन आ गई थी, नोडल इक्वेशंस, ठीक, किस तरह रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज नोडल इक्वेशन इन सच ए वे दैट जो अननोन क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और जो नोन है उसको राइट साइड रखेंगे। तो इस तरह हम उन नोडल इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेंगे। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे भाई। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद स्टेप 8 में सॉल्व दीज नोडल इक्वेशन टू ऑब्टेन द अननोन वेरिएबल्स या जो भी अननोन क्वांटिटीज कह लीजिए, जो भी आपने एज्यूम की थी उनकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 8 स्टेप दिए हैं, अगर आप इसको इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में, चाहे नोडल मेथड से है तो ये स्टेप्स, अगर मैश मेथड से सॉल्व करना है तो मैंने मैश एनालिसिस की भी वीडियो डाली हुई है, उसको आप फॉलो कीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन स्टेप्स को मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो प्रैक्टिकली आपको करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जिसमें आपके वोल्टेज सोर्स हो गया और करंट सोर्स हो गया और ये सारी चीजें हो। उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व कीजिए। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, से ये वोल्टेज सोर्स दिया है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, R1 दे दिया। ठीक, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहां पे तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पे एक करंट सोर्स दिया हुआ है I। ठीक, R1, R2, R3, R4, इसको हमें नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है। क्लियर? तो स्टेप 1 आप देखिए, जो आपने नोट किया है, सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में कि हम करंट सोर्स को, अब देखिए अगर हम इस पॉइंट्स को ले से, अगर हम इसी को मान लें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो क्या होगा, ये करंट सोर्स, सॉरी ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक,
इसको जब हम करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे तो कैसे रिप्लेस होगा, ये R1 आ जाएगा पैरेलल में और इसकी जगह पे एक करंट सोर्स आ जाएगा, मान लीजिए इसको हमने I1 नाम दिया और I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R1। ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको हमने रिप्लेस कर दिया करंट सोर्स से। ठीक है, तो पहला तो स्टेप हमारा हो गया ये कि जो भी वोल्टेज सोर्स है सर्किट में, जितने भी हैं सारे, सबको हम करंट सोर्स, ये हो गया, ये क्या था R1, रिप्लेस कर दिया हमने, पहला स्टेप हो गया पूरा। अब दूसरा स्टेप जो है आपका कि डिफरेंट नोड्स को, अच्छा इसका काम खत्म हो गया, हटाइए। ठीक, अब डिफरेंट नोड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप ये R1 और ये R2 देखिए, इनके बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, या अगर आप ये नहीं लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इनका पैरेलल, आपको मालूम है कि R1 R2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस कर सकते हैं और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको मान लीजिए हमने R डैश कह दिया एंड R डैश इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक, ये तो सिंपल आपका सर्किट सॉल्व किया आपने। अब क्या करिए, सेकंड स्टेप देखिए, आइडेंटिफाई डिफरेंट नोड। तो डिफरेंट नोड में देखिए नोड क्या है, एक ये है, यहाँ पे 1 2 3 ब्रांचें मिल रही हैं, दूसरा नोड यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 2 3 ब्रांचें मिल रही हैं। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया, भाई ये A और B, ये दो डिफरेंट नोड हो गए। ठीक, उसके बाद मान लीजिए सर्किट में ये गिवन है हमारा कि साहब ये अर्थिंग हुई है। ठीक, तो हमें मालूम है कि साहब ये हमारा डेटम नोड, या डेटम नोड क्या होता है प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, या ये आपका ग्राउंड नोड, दोनों एक ही चीज है। और चूंकि हम इसी को रेफरेंस मानेंगे तो इसी को हम रेफरेंस नोड भी कह सकते हैं। ठीक, तो नोड C हमारा डेटम नोड हो गया, और चूंकि ये अर्थ है, ग्राउंडेड है, तो यहां पे वोल्टेज क्या होगा, इस पे वोल्टेज 0 होगा। ठीक, ये हमारे डिफरेंट नोड हो गए, ये डेटम नोड हो गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आप देखिए, जब डेटम नोड आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप करंट आर्बिट्रेरली चूज कीजिए। तो देखिए यहां पे आर्बिट्रेरी मतलब जिस भी ब्रांच में करंट असाइन नहीं है, तो देखिए यहां पे तो असाइन है। ठीक, यहां पे नहीं मालूम है क्या करंट है, तो हमने चलिए मान लिया यहां पे I1 है, यहां पे कोई करंट नहीं है, हमने मान लिया I2 है। ठीक, इसमें कोई करंट नहीं है, यहां मान लिया I3 है। ठीक, इधर I करंट है, इधर I1 है, बस। ठीक, ये काम हम करेंगे। अच्छा, आप ये कहेंगे सर ये डाउनवर्ड की जगह अगर हम अपवर्ड मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क ये पड़ेगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करके लास्ट में सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में हमारी वैल्यू आ रही है I1 इक्वल टू 4 एम्पियर, और आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि साहब I1 को आपने U माना है, अगर तो आपकी वैल्यू आएगी -4 एम्पियर। तो बात वही होगी भाई, -4 एम्पियर, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमने डायरेक्शन मानी है एक्चुअल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आर्बिट्रेटली आप किसी भी डायरेक्शन में करंट इसको आप अज्यूम कर सकते हैं इन करंट्स को। तो हमने मान लीजिए I1 I2 I3 ये मान लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है, ये सपोज कीजिए हम I1 ऐसे ही रहने दिए इसी डायरेक्शन में। ठीक, अब आप क्या कीजिए, KCL लगाइए डिफरेंट नोड्स पे। तो एट नोड A अप्लाई KCL, KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग क्या है, I1 है, ये स्मॉल I1 भी है और ये आउटगोइंग है,
तो इनकमिंग करंट I1 प्लस स्मॉल I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग I2। ये हो गया पहली इसके नोड ए के लिए। फिर ऐसे हमने कहा एट नोड बी अप्लाई KCL। बी पे आप अप्लाई कीजिए, ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, यानी I2 प्लस I इज इक्वल टू I3। ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए मैंने क्या लिखवाया है कि इन इक्वेशन में केसीएल की जो आपने इक्वेशन लिखी है इसमें ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखिए ये I1 तो I1 ही रहेगा, ठीक है, ये I1 ही रहेगा, प्लस इस I1 को हम VA, यहां पे वोल्टेज कितना होगा? D पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा भाई? इन दोनों में बीच में कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो जो वोल्टेज VC पे होगा वही VD पे होगा और 0 होगा क्योंकि ये ग्राउंड है। तो हम I1 को लिख सकते हैं VA माइनस VD अपॉन R डैश इज इक्वल टू I2 को हम लिख सकते हैं VA माइनस VB अपॉन R3, ये लिख सकते हैं। ठीक, और VD क्या है? 0 है, तो आप इसको चाहे तो यहां पे 0 करके हटा भी सकते हैं। ठीक, ये एक इक्वेशन आ गई। अभी इसको हम यही अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़े रख रहे हैं। ठीक, फिर इसको कीजिए I2 को यहां पे करेंगे तो I2 फिर से आपका आ जाएगा VA माइनस VB अपॉन R3 प्लस I तो करंट है ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू स्मॉल I3 क्या हो जाएगा? VB माइनस VC अपॉन R4। और चूंकि VC क्या है? ग्राउंडेड है, मतलब यहां वोल्टेज 0 है, तो आप चाहे तो VC हटा सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इनको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है ना। रीअरेंज करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसको कैसे आप रीअरेंज करेंगे? भाई I1 आपकी नोन क्वांटिटी है, तो मान लीजिए हमने पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। VA लेंगे तो 1 अपॉन R डैश, अच्छा इसको उधर ले गए, मान लीजिए राइट साइड से, इसको हमने इस तरह लिखा I1 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन R3 माइनस 1 अपॉन R डैश VA और माइनस 1 अपॉन R3 VB। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी सेकंड इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको भी इसी फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, पहले VA की ये इधर ले जाएंगे राइट साइड का, माइनस 1 अपॉन R3 VA और प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R3 VB। ये रीअरेंज हो गई। चाहे तो इसको आप लेफ्ट साइड लिखिए, उसको राइट चाहे जैसे लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया, ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर आप इसको इस साइड लिख लेंगे तो इज इक्वल टू I1 ये हो गया और इज इक्वल टू I ये हो गया। यानी ये जो आपकी गिवन इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाया था KCL लगा के, वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक, अब इसको आप चाहे मैट्रिक्स मेथड से चाहे एल्जेब्रिक मेथड से, भाई मैट्रिक मेथड से आप करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 1 अपॉन R3 माइनस 1 अपॉन R डैश, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन R3, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन R3, ये हो गया 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R3 और VA VB इज इक्वल टू I1 I, ये आ गया।
और अगर इन रेजिस्टेंस को आप कंडक्टेंस की फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपका उस साइड चला जाएगा। तो इस तरह आप नोडल इक्वेशन निकाल के आप सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी आपकी अननोन क्वांटिटीज हैं, जब VA VB की वैल्यू निकल आएगी, भाई इसमें अननोन क्या है, इसमें केवल VA और VB तो अननोन है, ये नोन क्वांटिटीज हैं, रेजिस्टेंसेस नोन है। जब VA VB की वैल्यू आ जाएगी तो आपको जो भी करंट चाहिए, जहां भी जैसे जो भी करंट की वैल्यू निकालनी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर आप इन स्टेप्स को जो स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने दिया है, इसी तरह फॉलो करेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी आपको कराऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को, अच्छा आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है तो आप कमेंट लाइन में उसको, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट लाइन में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।